Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is our chapter number 2 in which we are discussing monetary policy. ओके और पिछले 6 लेक्चर्स में हमने लगभग 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा. दैट मीन्स लेक्चर नंबर 7 वुड बी द एंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर okay, we will start with banking, which will take around 10 to 12 lecture, and you can think that then 40% of the syllabus is over, because most of the question in prelims will come from either banking or monetary policy part or from the current affairs part. Okay, so after the banking chapter you can start attempting the previous year question. Fine, तो चलिए चालू करते हैं. तो हमने ट्रेडिशनल टूल समझ लिए हैं, इसमें हमने क्वांटिटेटिव भी देख लिए थे शुरू की 3 से 4 वीडियो में, और अब क्वालिटेटिव भी लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, जैसे कि क्रेडिट रैशनिंग और इसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट. ये तीनों टॉपिक अच्छे से हमने कंप्लीट किए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, अब आज हमें नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, जिसमें से एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हेलीकॉप्टर मनी. ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट. Okay, then we will go to monetary policy committee and finally monetary policy transmission, and this will be the end of the chapter. तो चलिए चालू करते हैं. So first topic that we are going to study is negative interest rate. ठीक है, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देखो, आपको 2 रेट पता होने चाहिए. एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है रियल इंटरेस्ट रेट. अब देखो, नॉमिनल और रियल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मैंने वहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं किया था. So again with the help of an example I will explain you nominal interest rate and real interest rate. देखो, मान लो कि आप SBI के पास जाते हो और आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हो. वो आपको बोलता है कि आपको मैं 5.6% का इंटरेस्ट रेट दूंगा. तो आप बड़े खुश हो जाते हो, बोलते हो भाई मुझे बहुत इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा. लेकिन उस टाइम पे इन्फ्लेशन चल रहा था सिर्फ और सिर्फ 3%. ठीक है, इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं किया, बिकॉज अपन सिर्फ पैसे देखते हैं और बाकी जो मार्केट कंडीशन है उनको भूल जाते हैं. ओके, जब अपन शेयर मार्केट की बात सुनते हैं तो अपन ये नहीं देखते कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा या कर रहा है, या कंपनीज कैसे काम करती हैं, बट सिंपली भाई कि 16% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ले लेते हैं इसको. चलो कोई बात नहीं. तो फिर भी SBI ने आपको बोला कि वी विल गिव यू 5.6% इंटरेस्ट रेट आफ्टर 5 ईयर्स. आपने बोला ठीक है यार, अच्छा है, इट इज़ गुड, नॉट वेल बट इट इज़ क्वाइट गुड. तो इसके बाद आपको अगर मान लो इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन मान लो 5 साल बाद भी 3% रहता है, तो आपको 5.6% के हिसाब से आपका पैसा 5 साल बाद वापस मिल जाएगा. यू विल गेट योर मनी बैक, मतलब अपनी मनी रिडीम कर लोगे 5 साल के बाद. अगर इन्फ्लेशन सेम रहा तभी आपको 5% मिलेगा. ठीक है, ओके, बट ऐसा तो होगा नहीं, आपको पता है. ओके, ऐसा तो होगा नहीं. इसकी जगह क्या होगा, इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा. ठीक है, इन्फ्लेशन कुछ तो कुछ बढ़ेगा. मान लो 5% इन्फ्लेशन हो जाता है और आपको कितना मिल रहा था, 5.6%. अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5.6 में से 2% माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, 5.6 में से 2.0% माइनस करना पड़ेगा और आपको मिलेगा 3.6%. सो दिस इज कॉल्ड एज रियल इंटरेस्ट रेट. दिस इज कॉल्ड एज रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, जो एक्चुअली में आपको मिला, बिकॉज जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता. जैसे मान लो कि आपको 5.6% यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर भी आपने बोला कि ठीक है भाई 5.6% ले लिया, तो आपने बोला भाई मुझे 5.6% इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन एक्चुअली में आपने ये नहीं देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है. तो आपका ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा इसको डिडक्ट करूंगा, जो डिडक्ट करोगे जो वैल्यू आएगी इसको रियल इंटरेस्ट रेट बोलेंगे. ठीक है, समझ में आया? मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते. जैसे कि आपको SBI ने 5 साल पहले बोला कि मैं आपको 5.6% का इंटरेस्ट रेट पे आपका मनी वापस करूंगा, तो आपने बोला ठीक है भाई मुझे मिल गई. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. बट एक्चुअली में क्या हुआ, इन्फ्लेशन तो बढ़ गया ना. जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जब आप इन्फ्लेशन को अपने इंटरेस्ट रेट से, मतलब जो मिल रहा था उससे एडजस्ट कर दोगे, उसको बोलेंगे रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया. नहीं आया तो ओके, नो इशू. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, इसी को फिर से एक बार रिपीट करते हैं. देखो, आप SBI के पास जाते हैं, SBI आपको इंटरेस्ट रेट बोलता है कि मैं चलो इस बार 6% दूंगा. ठीक है, आप बोलते हो ठीक है भाई अच्छी बात है, 5 साल बाद 6% मिल जाएंगे, काफ़ी काम आएगा. लेकिन आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना भूल गया था. ठीक है, आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना भूल गए थे. अब उसकी वजह से क्या होगा, जो आपको 6% मिल रहा है तो आपका 3% डिडक्ट हो जाएगा, बिकॉज 3% इन्फ्लेशन बढ़ गया है. ठीक है, इसलिए 6 की जगह 3% मिलेगा आपको. एक्चुअली में मतलब रियल में तो आपको 6% ही मिला है, लेकिन एक्चुअल में जो आपको फायदा हुआ है, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 3% का हुआ है. ठीक, उसी को हम बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रियल इंटरेस्ट रेट. नीचे देखो यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट. और जो
बैंक से मैं ऑफर करती हूँ उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो कि आपको एक्चुअल में फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है आपके इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट, लेकिन अगर उसको एडजस्ट नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब तो वही हो गया समझ में, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको क्यों बता रहा था, ठीक है, सिंपल सी बात है, सोचनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपको SBI दे रहा था 6%, ठीक है। अब मान लो कि ये दे रहा था 5 साल बाद और इन्फ्लेशन था कुछ 3%। अब जब आपको रिडीम कर रहा है, मान लो कि इन्फ्लेशन हो गया है 7%, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया है 7%, या मान लो 10% हो गया इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडियन इकोनॉमी की हालत और ख़राब हो गई है। अब आप देखो, आप 6 में से आप 10 माइनस कर रहे हो, क्या आएगा, -4% आएगा ना। तो आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट रेट नहीं मिला है, आपको तो नेगेटिव, मतलब आपको तो लॉस हो गया है। अगर आप वही पैसा रखा रहे तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाता है, लेकिन आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब ये एक्चुअली एक सेम ऐसी पॉलिसी है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की। आपको नेगेटिव इंटरेस्ट है, आपको नॉमिनल समझ में आया, रियल समझ में आया, बस आप इतना समझ लो कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और जब हम अपने एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ जाता है, उसी को अपन बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। भाई ये तो कॉमन सेंस ही, थोड़ी बहुत सी साइड भी पड़ी होगी, समझ में तो आ गया होगा ना। ठीक है, चलो समझ में आ गया है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन तो है ही समझाने के लिए फिर, ठीक है। तो देखो, अब एक्चुअली एक पॉलिसी भी होती है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ये पॉलिसी यूजुअली डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखी जाती है, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड हो गया, जापान हो गया, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में देखी जाती है। देखो अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप नॉर्मल बैंकिंग का फंक्शन क्या होता है, अपने यहाँ पर तो ऐसा होता है, बैंक वाले बुलाते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पैसे रखो तो हम आपको जो डिपॉजिट रखोगे उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे, भले 1 से 2% दें लेकिन देंगे ज़रूर, और जो कि आपका ATM चार्जेस और दैट मीन्स चेक बुक इन सब में कट जाएगा, मतलब आपको नील बटा सन्नाटा मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो यही है ना भाई, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही मिलता है हमें, ठीक है। तो इन सब में चला जाता है। तो अब देखो, अब मान लो कोई दिन ऐसा आ गया, बैंक बोल रहा है कि भाई अगर आप हमारे पास पैसे रखने आओगे सो वी विल टेक इंटरेस्ट फ्रॉम यू, ओके, वी विल टेक इंटरेस्ट फ्रॉम यू। समझ में आया? अब पहले यहाँ पर बैंक दे रहे थे इंटरेस्ट, अब बोल रहे हैं कि भाई हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो मतलब एक तरीके से आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना। जैसे मान लो अगर आप बैंक में रखते तो आपको 1 या 2% मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर मिलता। लेकिन यहाँ पर तो आपसे पैसा मांग रहे हैं, मान लो आपने 50,000 रुपये जमा किया, तो आपसे बोल रहा है कि 50,000 का मैं आपसे 1% लूँगा एक्स्ट्रा, तो मान लो मैं आपसे 100 रुपये ले रहा हूँ, तो आपको तो लॉस हुआ ना। तो यही तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जब आपको प्रॉफिट होता है, भले 1 या 2% का हो। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब आपको इन्फ्लेशन की वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है, जो हमने नेगेटिव इंटरेस्ट समझा। लेकिन यहाँ पर इनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो यू हैव टू पे सम अमाउंट, तो मतलब आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है भाई, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, तो उसको यहाँ पर नेगेटिव टर्म यूज़ कर रहे हैं वो लोग। आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, इसको बोलती है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। और ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? जापान में यूज़ की जाती है और स्विट्जरलैंड में यूज़ की जाती है। अब दोनों का मॉडलिटी अलग है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जापान में सेंट्रल बैंक्स लगाते हैं, जापान में कौन लगाता है? सेंट्रल बैंक्स लगाते हैं। मतलब जैसे अपने यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, CRR होता है, ठीक है, CRR होता है कि नॉट CRR, अपन SLR लेते हैं बिकॉज उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। SLR होता है, मैंने आपको बताया था कि RBI गवर्नमेंट को बोलती है कि दैट मीन्स बैंक्स को बोलती है कि भैया आप अपनी कुछ पैसा या सिक्योरिटी कुछ भी हमारे पास डिपॉजिट रखो और हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं बोल रहे, सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं अगर आप हमारे पास अपना पैसा जमा करोगे ना तो हम उससे उल्टा और पैसा काट के देंगे। तो मैंने आपने हमारे पास 10,000 करोड़ जमा किया तो हम आपसे 1,000 करोड़ काट के वापस देंगे, मतलब आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, नेगेटिव में फायदा हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो ये किया जाता है जापान के द्वारा। अब जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। अगर वो बोलते हैं कि जनता को कि भैया आप अगर हमारे पास पैसे जमा करोगे तो सिंपल सी बात है हम आपसे पैसा वसूलेंगे, मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट लेंगे पैसा वसूलने का, उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब आप सोचेंगे तो ऐसी कंडीशन आ गई तो ये लोग रखेंगे क्यों? और सबसे पहली बड़ी बात तो भैया ऐसी कंडीशन आती क्यों है? मतलब हमारे यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इनके यहाँ कैसे आ गई ऐसी कंडीशन? देखो उनका रीज़न ये है कि इन सब दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है, मैक्सिमम यही दोनों कंट्रीज़ में देखी जाती है पॉलिसी, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना वो एज्ड हो चुकी है। जब पॉपुलेशन एज्ड हो जाती है ना तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो आपकी नीड्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाती है। अब जैसे मान लो एक टाइम रहता है जब पिज़्ज़ा बर्गर सब खाते हो, लेकिन आपके दांत ही अलाउ नहीं करे तो आप कैसे खा सकते हो पिज़्ज़ा बर्गर? ठीक है, बाबूजी की तरह ऐसा नहीं कि आप 70 साल की उम्र में भी चिकन तोड़ते हुए खाओगे, ओके, ऐसा नहीं कर सकते ना। वो थोड़ा जापान है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर कुछ भी चलता है। दूसरा ये, अब कंजम्पशन कम हो चुका रहता है। अब जब आपने आखिरी स्टेज में पहुँच जाते हो तो आपने जो भी सोचा होगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू मस्ट हैव अचीव्ड, ठीक है। और अगर नहीं भी किया हो तो फिर आपकी कुछ तमन्ना नहीं रहेगी, बिकॉज बच्चे आपके साथ रहेंगे नहीं, ये सब फलाना नहीं खाना, तो कुछ खास तमन्ना भी नहीं रहेगी चीज़ों करने की।
तो मतलब आप देखो यहाँ पर डिमांड जो रहती है बिल्कुल कम रहती है, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं डिफ्लेशन की कंडीशन रहती है, ठीक है, मतलब 1 से 2% का इंटरेस्ट रेट रहता है। अब बैंक से कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, और ऊपर से जो उनकी सेंट्रल बैंक है, मान लीजिए जो जापान की सेंट्रल बैंक है वो चाहती है कि भैया कंजम्पशन बढ़े, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया आप अपना पैसा डिपॉजिट ना करवाएं। ये लोग चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा कंज्यूमर के हाथ में रहे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पैसा कंज्यूमर के हाथ में रहे। अब देखो, अगर मान लो अपने यहाँ पर ही अगर बैंक्स कल बोल दे कि भैया हम आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे, उल्टा हम आपका पैसा काट लेंगे, तो जितने भी कंज्यूमर हैं वो अपना पैसा घर में निकाल के रख लेंगे, घर में निकाल लेंगे तो पैसा खर्च होगा, सिंपल सी प्रवृत्ति है। तो यही यहाँ पर ये बैंक करना चाहते हैं कि भैया हमारे यहाँ देखो एज पॉपुलेशन हो गई है, डिफ्लेशन की कंडीशन है, तो हम चाहते हैं लोग अपना पैसा अपने हाथ में रखें, बैंक में जमा ना करें, ठीक है, बैंक में वो लोग जमा ना करें, जिससे क्या होगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि लोग उसे पैसे को कंज्यूम कर देंगे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जमा करते हैं, ठीक है, फिर भी लोग यहाँ पर जमा करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो बैंक्स को है वो एज अ सर्विस गारंटियर, या आप कह सकते हैं कि पैसे की सेफ्टी के लिए बस रखा जाता है। जैसे मान लीजिए घर में इतना सारा पैसा रखना थोड़ा मुश्किल है, और ऊपर से वहाँ पर तो ऑनलाइन बैंकिंग और ये सब बहुत चलता है, तो मैक्सिमम जो उनका ट्रांजेक्शन होता है किससे होता है, बैंक से होता है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन का बैंक से होता है, वो लोग इतना कैश में डील नहीं करते हैं, ठीक है, वो कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग ये सब यूज़ करते हैं, इसलिए बैंक का ज़रूरत पड़ता है। दूसरा ये कि सेफ्टी बनी रहती है पैसों की, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं आप सिक्योरिटी गार्ड को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट इस नाम पे दिया जाता है बैंक्स को। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है जापान और स्विट्जरलैंड में, और ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट समझ में आया होगा। फिर इसके बाद आपको रियल इंटरेस्ट रेट समझ में आया, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट समझ में आया कि भैया इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, और इसकी एक पॉलिसी है, मतलब कि जहाँ पर जो सेंट्रल बैंक और बैंक पैसे ही ले लेते हैं आपसे रखने का, लेकिन उसका भी कुछ दैट मीन्स उनका ऑब्जेक्टिव है, तो वो सब हमने समझा। और लोग क्यों पैसे रखते हैं फिर भी वहाँ पर, बिकॉज अपने यहाँ पर अगर बैंक बोली कि भाई पैसा लेंगे, तो लोग तो सीधे एकदम से पैसा निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, सेफ्टी होगी, तो देन वी हैव टू गो फॉर इट, ठीक है। हम बॉडी गार्ड रखते हैं ना अपनी सोसाइटी में, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना, क्यों रखते हैं, यही सब रीज़न है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। चलो भाई समझ में आ गई। तो अब आते हैं नॉन ट्रेडिशनल टूल्स पे। तो मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं, जो कि आरबीआई टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती है, ठीक है, मतलब जो उसके फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ओएमओ हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, जो कि अब डोरमेंट बन चुका है। डोरमेंट मतलब अब इसका कोई काम नहीं है एक्सेप्ट पेनाल्टी रेट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं आरबीआई के पास, जिसमें क्वांटिटेटिव हैं, ये सब क्वांटिटेटिव के एग्जाम्पल थे, हमने सब पढ़ा है। क्वालिटेटिव हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन ट्रेडिशनल टूल भी हैं जिसे सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं तब यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन हो गया, या कोई और भी बड़ी आपत्ति टाइप की आ गई इकोनॉमी में, उस टाइम पे इन सब टूल्स को यूज़ किया जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी, जिसको डीमोनेटाइजेशन पे यूज़ की मतलब किए जाने की बात कर रहे थे। देखो इसका जो ओरिजिन है वो यूएस में होता है, ठीक है, यूएस के इकोनॉमिक्स के द्वारा और यूएस के सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। मतलब चर्चाएं चल रही थी उस टाइम पे, ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं किया था उस हद पे जितना जिस हद पे लोग सोच रहे थे, ठीक है। देखो होता क्या है इस कॉन्सेप्ट में कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, ठीक है, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो एकदम से मार्केट में पैसा हो जाता है ख़त्म, लोगों के पास रहता नहीं है पैसा कंज्यूम करने को। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वी विल प्रोवाइड फिजिकल स्टिमुलस, मतलब फिजिकल स्टिमुलस मतलब इंटरेस्ट रेट हम बहुत कम कर देंगे और लोगों को पैसे बहुत आसानी तरीके से बांटे जाएंगे। लेकिन ये भी कुछ काम करता नहीं है, ठीक है, मतलब आप ये आपके यहाँ मान लो पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले इंटरेस्ट रेट 3% थी, अब उसको आपने इंटरेस्ट रेट कर दिया 1%, तो कुछ ज़्यादा खास इंपैक्ट नहीं करेगा ना। अगर आप 0% कर दोगे तो फिर तो भाई बैंक ही क्यों बनाया, फिर तो आपकी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आ जाएगी, जैसी जापान और स्विट्जरलैंड में चलती है। तो मतलब एक्चुअली में इससे कुछ काम नहीं बन रहा था इंटरेस्ट रेट को कम करके। तो एक लोगों को याद आया, वहाँ के जो गवर्नर थे फेडरल रिजर्व के, उनको याद आया कि भाई एक इकोनॉमिस्ट हुआ करता था हमारे टाइम पे जिसका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बुलाया था हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी मतलब ये होता है कि हेलीकॉप्टर में आप बैठो, मतलब एक आयरनी टाइप की है, ठीक है, मतलब आप हेलीकॉप्टर में बैठो और वहाँ से पैसे बांटो, जैसे शिवाजी द बॉस में बांटा जाता है, पैसे बांटो बांटो बांटो, ऊपर से फेंको, लोग उठाएं और खर्च करें, लोग उठाएं और खर्च करें, जैसे एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको इन्फ्लेशन में, कैसे कैसे इन्फ्लेशन से प्रोडक्शन बढ़ता है, कैसे जीडीपी बढ़ती है, कैसे इंप्लॉयमेंट बढ़ती है, यही सब इनको करना था। तो ये उन्होंने फंडा बताया मिल्टन फ्रीडमैन से। लेकिन आपको पता है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन उसको एक अलग तरीके से लगाया जा सकता है। वो अलग तरीका क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक बहुत आराम से अच्छा काम कर सकती है कि जैसे मान लीजिए वो जो लेबर की पेमेंट एकदम से बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल अगर मनरेगा के अंदर अभी 200 रुपये दी जाती थी, अब बोल सकते हैं कि भाई 800 रुपये देंगे आपको, ठीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे अभी लोन आपको आप कह सकते हैं कि आपने इंडिया में 7% पे दिया है, तब बोल रहे हैं 2% पे देंगे, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही मतलब नॉन एडवांस टाइप के मेजर। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया में सबका लोन विवर कर दिया जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा लोन, सिर्फ 1 लाख तक का नहीं,
पूरा पूरा लोन वेवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर मनी के कॉन्सेप्ट को लगाया जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने बोला था प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लेकिन आज आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या हुआ कि मैंने आपको ये डिस्कस क्यों किया, ठीक है। इंडिया में टर्म कैसे आई हेलीकॉप्टर मनी की, ये आई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। आपको पता है कि मार्केट में पैसा खत्म हो गया था, तो कुछ मतलब सनकी टाइप के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोल दिया था कि भाई हेलीकॉप्टर मनी यूज़ कर लो, ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी यूज़ कर लो। लेकिन लोग ये भूल गए थे कि ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पर पैसा सिर्फ और सिर्फ कम इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी अपनाई, ठीक है। आप थोड़ा सा छूट दे दो तो एकदम से पूरा पैसा मार्केट में वापस आ जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैसा खर्च होना चालू हो जाएगा। लोगों की बहुत नीड्स थी, लेकिन यूएस में तो उनकी नीड्स की वजह से चीज़ें खत्म हो गई थी, ठीक है। लोग खर्च करने ही नहीं चाहते थे, तो अब उनको कुछ और मोटिवेशन देना था, एक्स्ट्रा मोटिवेशन देना था। तो इसलिए इट इज़ गुड फॉर डेवलप कंट्री बट नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज हमारे यहाँ नीड है, हमारे यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिशनल टूल एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज हेलीकॉप्टर मनी। फाइन, अब हम पढ़ेंगे उर्जित पटेल साहब की कमेटी। इनकी बस 3 रिकमेंडेशन है, उनको याद रख लेना। देखो, उन्होंने बोला था कि भाई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो अब सीपीआई होगा। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा वो सीपीआई होगा। क्या होगा? सीपीआई। मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में भी कि शुरू शुरू में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हुआ करता था, लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, लाइक उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं थी, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं था, ऐसे बहुत सारे रीजंस थे, जिसकी वजह से उर्जित पटेल साहब ने बोला कि भाई ये तो अच्छा टूल नहीं है, इससे कंज्यूमर को कुछ खास फायदा नहीं होता है, तो वी विल यूज़ सीपीआई एज हेडलाइन इन्फ्लेशन टूल, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 4, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीपीआई का। उन्होंने बोला था कि अब इन्फ्लेशन को इंडिया में एडजस्ट किया जाएगा 4 ± 2 के हिसाब से। मतलब ये है इसका कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो तो रेट डिसाइड करेगी, वो तो अभी डिस्कस करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, इसको अभी अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग समझो। देखो, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन में, कि जैसे ही अगर इन्फ्लेशन क्रीपिंग वाला होगा, मतलब 4% के आसपास होगा, तो इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, ठीक है, बिकॉज इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी आती है। लेकिन अगर यही इन्फ्लेशन अगर ट्रॉटिंग वाला बन जाए या गैलोपिंग वाला बन जाए या रन अवे वाला बन जाए, तो इससे क्या होता है, मतलब 10% के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच गया तो सबको हर्ट होता है, कंज्यूमर को, इसके बाद जितने बिजनेसमैन हैं, लेंडर को, ये सब हमने डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ कभी भी इन्फ्लेशन कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी जैसे कांग्रेस के लास्ट टाइम में 10% पहुंच गया था, 10 से 12% पहुंच चुका था ये, ठीक है। तो दिस वॉज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज इट वॉज हर्टिंग कंज्यूमर एज वेल एज द लेंडर्स एज वेल एज द बिजनेसमैन। तो अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर उर्जित पटेल साहब ने बोला कि भैया अपन लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच रखते हैं, मतलब कि वी विल ट्राई टू कीप इन्फ्लेशन 4% और 2% की छूट रहेगी, ठीक है, 2% की छूट रहेगी। मतलब ये है कि आपको 4% का टारगेट रखा गया, अगर 2% ऊपर हो गया, मतलब 6 भी हो गया तो आपको माफ़ कर देंगे, अगर ये घट के 2% भी हो गया, 4 से 2%, तब भी माफ़ कर देंगे, लेकिन इससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो पढ़ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल साहब के द्वारा बनाई गई थी, मतलब उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी, जो कि 2014 के आसपास आई थी, ठीक है, 2013-14 के आसपास रिकमेंडेशन आती है और 14-15 के आसपास इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो उससे पहले तक क्या हुआ करता था, देखो उससे पहले तक हुआ करता था टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में क्या होता था, देखो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में वो जो आरबीआई गवर्नर थे वो हेड हुआ करते थे, ठीक है, जो आरबीआई गवर्नर थे वो हेड हुआ करते थे। अब उनके सामने काफ़ी बंदे आते थे, मतलब खुद आरबीआई से, कुछ गवर्नमेंट से भी हुआ करते थे और भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हुआ करते थे। अब वो सब लोग अपनी एडवाइस देते थे कि भैया इस बार अपन को पॉलिसी रेट 6% रखना चाहिए या 2% रखना चाहिए। याद रखना, जो पॉलिसी रेट होता है, जो मैं आपको बता रहा था रेपो रेट, कि वो 4.2% है या 6% है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की टारगेटिंग होती है कि इन्फ्लेशन आपको 4% ±2 रखना है, ये आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक अलग, दैट मीन्स कमेटी है आरबीआई से डिफरेंट, जो कि पॉलिसी रेट को बनाती है, मतलब पॉलिसी रेट बताती है कि 6% होगा आपका पॉलिसी रेट, या 4.2% हो गया, 3% होगा। फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है 4% ±2% की, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये एक्चुअली जिम्मेदारी है। तो मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हुआ करती थी, जिसमें काफ़ी डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट डिफरेंट लोग आते थे और गवर्नर
टॉप में हुआ करते थे, ठीक है। अब ये लोग अपनी रिकमेंडेशन देंगे गवर्नर साहब को, ठीक है, कि भैया इस बार हमें 3% रखना चाहिए, 6% रखना चाहिए। लेकिन गवर्नर अपने मन में सोच के हैं 4% की, ठीक है, गवर्नर सोच के हैं भाई 4% की। अब आधे लोगों ने वोट किया कि भाई हम चाहते हैं 3% हो, आधे लोगों ने वोट किया कि भैया 8% हो। लेकिन गवर्नर बोलेंगे ना तो भाई मैं आपकी मानूंगा ना ही आपकी मानूंगा, मेरी मर्जी है 4% की। तो समझ में आया, यहाँ पर गवर्नर के पास वीटो पावर हुआ करती थी। मतलब कोई कुछ भी एडवाइस करते जो गवर्नर के मूड में होगा वही पॉलिसी बन के तैयार होगी। तो आपने देखा कि काफ़ी अथॉरिटेरियन टाइप की थी, ठीक है, पूरी पावर गवर्नर को दे दी गई, कुछ खास फायदा नहीं था, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब उर्जित पटेल कमेटी बैठी तो उसने बोला कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, ठीक है, आप क्या करो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, जिसमें गवर्नर दैट मीन्स गवर्नमेंट के भी बंदे होंगे, साथ ही साथ आरबीआई के भी बंदे होंगे, और वो लोग मिलके बताएंगे कि कितनी पॉलिसी रेट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि दैट मीन्स गवर्नमेंट का क्या काम है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या काम है। देखो, मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल तब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और आरबीआई, तीनों जब मिल के काम करते हैं तब इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल होता है। इस फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आरबीआई चाहती है कि हम कॉन्ट्रेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाएं, मतलब ये कि हम चाहते हैं टाइट मनी पॉलिसी, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रेक्शनिस्ट टाइट मनी पॉलिसी सब बता दिया, ठीक है, आप दोबारा मत पूछना। तो हम चाहते हैं कि टाइट मनी पॉलिसी मतलब कि मार्केट में पैसा कम रहे, तो इसके लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 8%, मतलब पॉलिसी रेट कर दिया 8%। लेकिन वही साल इलेक्शन का ईयर है, ठीक है, वही साल इलेक्शन का ईयर है, तो गवर्नमेंट सोचा कि भाई हम तो बहुत खर्चा करेंगे, लोन वेवर कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ फायदा होगा नहीं, दोबारा मार्केट में पैसा वापस आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कैसे वापस आ जाएगा, ठीक है, तो डोंट आस्क मी अगेन। तो कैसे वो पैसा वापस आ जाएगा, तो मतलब एक तरह से आपने देखा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और आरबीआई के बीच में, लेकिन कोऑर्डिनेशन बन नहीं रही थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में, बिकॉज आरबीआई वहाँ अपने डिसीजन ले रहे थे। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट को लाया गया कि भैया आप अपने फिजिकल डेफिसिट टारगेट बताओ, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या आपकी पॉलिसीज़ हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम भी अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकें, ठीक है, मतलब आपका व्यू होना चाहिए हमारे पास। तो पहला रीज़न तो ये था। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट रीज़न था। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर आप देखिए पिछले 5 से 6 साल में जब से दैट मीन्स एनडीए की गवर्नमेंट पावर में आई है, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन 4 से 6% और इवन 3% भी गया है, ठीक है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, बस मैं इसलिए गवर्नमेंट का नाम लेता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। अगर मैं यूपीए बोलूँगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई, जैसे मान लो क्या रहता है आजकल ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है, आप पूछ लेते हैं ड्रास्टिकली ये चीज़ इंक्रीज़ हुई डिक्रीज़ हुई पिछले 10 साल में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार, पिछले आज से कुछ 5-6 साल पहले तो यूपीए की सरकार थी, तो उसके टाइम पे इन्फ्लेशन तो ये चल रहा था। तुमको ये तो पक्का पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं था, घटा था, या घटा था या बढ़ा था, ठीक है। इसलिए मैं यूपीए एनडीए बोलता हूँ। अगर मैं ईयर बोलूँगा 2008 में ऐसा था, 2007 में ऐसा था, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद रखना, मेरा काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ आपको मार्क्स दिलवाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन का काम भी यही होना चाहिए, आपका काम भी यही होना चाहिए, सिर्फ मार्क्स को गेट करें, ना कि बकवास के पॉलिटिकल डिबेट में पड़े। इसलिए मैं आगे भी एनडीए एरा यूपीए एरा बोलूँगा, इससे आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। जब राजीव गांधी एरा आएगा, कुछ 1986 में अगर कोई पॉलिसी इशू हुआ होगा, मैं आपको राजीव गांधी एरा बोलूँगा। अगर कुछ नेहरू जी के टाइम पे हुआ होगा तो मैं नेहरू एरा बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा 1951 में प्लानिंग कमीशन चालू हुई थी, 1961 में नेहरू जी का वॉर हुआ था, ये ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ नेहरू यूपीए, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। मैक्सिमम याद रखना, यूपीएससी डेट्स में फोकस नहीं करती, बट ट्रेंड में, क्रोनोलॉजी में फोकस करती है, वो डेट क्रोनोलॉजी आपको ऐसे याद रहेगी, ठीक है। इसलिए मेरा अप्रोच है, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी गवर्नमेंट और पार्टी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एफडी का फायदा होगा, मतलब फिजिकल डेफिसिट है ये, ठीक है, एफडी मतलब फिजिकल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट के टारगेट यहाँ पर सुने जा सकते हैं। अब पहले नहीं सुने जा सकते, अब सुने जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अब ये डेमोक्रेटिक हो गया है, पहले अथॉरिटेरियन था, विच वॉज क्रिटिसाइज बाय एक्सपर्ट्स। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के व्यूज़ भी आ सकते हैं। पहले एक्सपर्ट्स अपने व्यूज़ देते थे, लेकिन भैया गवर्नर साहब सुनते कहाँ थे, वो तो वही करते थे जो उनके मन पे आता था, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में अब अच्छा कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। अब ये जो इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेंबर कितने होते हैं, इसमें होते हैं इन टोटल 6 मेंबर, ठीक है, इन टोटल 6 मेंबर, जिसमें से 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, 3 आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और याद रखना, ये गवर्नमेंट कैसे चूज़ करती है, एक सिलेक्शन कम रिसर्च कमेटी बनाई जाती है, मतलब कुछ कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकते हैं या कुछ और मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो लोग चूज़ करेंगे कौन कौन इसमें जाएगा, ठीक है। और याद रखना, कोई भी पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होगा, मतलब कोई भी एमएलए एमपी एमएलए मिनिस्टर ये सब कोई नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स टाइप के होंगे, जिसको सिलेक्शन कम सर्च कमेटी सेलेक्ट करेगी। और इनको सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक का टेन्योर दिया गया, उसके बाद नो रीअपॉइंटमेंट, लाइक कैग, मतलब कैग एक बार बन गए इसके बाद आप दोबारा कैग या फिर कोई भी गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकते। इन द सेम वे यहाँ पर भी आपकी दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में स्थापना नहीं होगी, ठीक है। नो पॉलिटिकल अपॉइंटी, सिलेक्शन कम सर्च कमेटी चूज करेगी, 4 साल के लिए रहेगा, एंड नो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल, ठीक है। और आरबीआई की तरफ से
भी 3 लोग रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग रहेंगे और आरबीआई की तरफ से भी 3 लोग रहेंगे, ठीक है। दोनों की तरफ से 3-3 लोग रहेंगे, ठीक है। अरे यार अभी क्या, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 लोग रहेंगे और आरबीआई की तरफ से भी 3-3 लोग रहेंगे, ठीक है। अब आरबीआई की तरफ से कौन रहेगा, ठीक है, ये देखना थोड़ा ज़रूरी है। आरबीआई की तरफ से रहेंगे आरबीआई गवर्नर, हु इज़ गोइंग टू हेड इट, मतलब अभी भी हेड आरबीआई गवर्नर है, लेकिन अब ये हो गई है डेमोक्रेटिक बॉडी, मतलब कि जो मेजोरिटी बोलेगी वो सुनना पड़ेगा गवर्नर साहब को, अब उनकी नहीं चलेगी, ठीक है। और इन आरबीआई की तरफ से 2 लोग और रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आरबीआई की साइड, ठीक है। और गवर्नर दैट मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी 3 लोग, ठीक है। 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे, जिनका 4 साल का टर्म होगा, इनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं होंगे, और इनको सेलेक्ट करेगी एक सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, ठीक है। और याद रखना आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट की पावर रहेगी। पॉलिटी पढ़िए तो याद आ गई होगी, नहीं हुई तो कोई नहीं, याद करवा देते हैं। देखो, अगर मान लो 6 मेंबर है, आपने देखा यहाँ पर इवन मेंबर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया आरबीआई और गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन हो जाए, मतलब आरबीआई वाले बोले कि भैया पॉलिसी रेट घटना चाहिए, ठीक है, 3 लोगों ने हाँ कर दी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी बोला कि हाँ भाई पॉलिसी रेट बढ़ना चाहिए, मतलब तीनों ने, दोनों, दैट मीन्स बायपोलर वर्ल्ड हो गया, यूएस और यूएसएसआर की तरह, और दोनों अड़ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है गवर्नर साहब का रोल, ठीक है। गवर्नर साहब के पास कास्टिंग वोट की पावर रहेगी, मतलब ये कि अगर ऐसा कुछ चकल्लस फंस जाती है, ठीक है, अगर बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे गवर्नर अपनी कास्टिंग पावर यूज़ करते हैं, मतलब अब जिसके साथ गवर्नर बोलेंगे उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, ये फंडा सीधा सीधा, ठीक है। जैसा कि हमारे स्पीकर साहब के साथ हैं, अगर जितने भी मेंबर हैं सबके वोट इक्वल हो गए, मतलब बीजेपी में सेम नंबर हैं और कांग्रेस में सेम मेंबर है, ठीक है, मतलब इक्वल नंबर है, अब दोनों के वोट हो गए इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्पीकर साहब के पास पावर है कि अब वो जिसका सपोर्ट कर देंगे उसकी बात मान ली जाएगी, तो इसी को बोलते हैं कास्टिंग वोट टू गवर्नर, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ हेडेड बाय गवर्नर, ठीक है, इट इज़ हेडेड बाय गवर्नर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आरबीआई, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई आरबीआई के ऊपर, वो अपन को देखना है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई को 4 ± 2% का रेट मेंटेन करके रखना है। अगर ये रेट मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये रेट मेंटेन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आरबीआई हैज़ टू गिव रीज़न फॉर इट्स फेलियर, ठीक है। रिटर्न में आरबीआई को लिखना पड़ेगा कि भाई हम ये क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ आरबीआई को एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है हर 6 महीने में, ठीक है। हर 6 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी करनी पड़ती है, जिसमें वो बताता है कि भैया इस साल जो सोर्सेज के इन्फ्लेशन क्या होंगे और कितना इन्फ्लेशन रह सकता है, ये सारी चीज़ बताता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में। मतलब जब से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, आरबीआई के ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है। पहला तो ये कि आपको इंटरेस्ट रेट मेंटेन करके रखना है, वो भी कितना, 4 ± 2%। अगर नहीं कर पाए तो रिटर्न रीजन देना पड़ेगा भैया, नहीं तो धज्जियाँ उड़ा देंगे आपकी, ठीक है। दूसरा ये कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में निकालनी पड़ेगी, जिसमें आप बताओगे कि इन्फ्लेशन के सोर्सेज क्या हैं और फोरकास्ट क्या है इन्फ्लेशन का, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई, ये रेट वाली बात हुई, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई, इन सबको अब लीगल बैकिंग मिल चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट और आरबीआई ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मतलब एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। अगर आपसे पूछे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट क्या है, तो बता देना कि भैया एमपीसी के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, साथ ही साथ आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट मेंटेन करने वाली प्रोविजन है उसके लिए हुआ है। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ठीक है। ये 2014 में साइन हुआ था। अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। ऑप्शन देखो, कैश क्रेडिट रेशो, डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ लेट अस चेक द आंसर, एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल, दैट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मैंने आपको बताया था साफ साफ शब्दों में कि एसएलआर किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद नहीं करता, बस ये डायरेक्शन बताता है कि पैसा कहाँ से खर्च होगा, ठीक है। 18% जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जा रहा है, मतलब वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट को लोन मिल रहा है ना बैंक की तरफ से, इसलिए इसका आंसर होगा एसएलआर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is or are correct regarding the monetary policy committee? It decides the RBI benchmark interest rate. Okay. It is a 12-member body including the governor of RBI and is reconstituted every year.
It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. And your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ वन ओनली। हमने देखा कि इसके जो गवर्नर साहब होंगे, दैट मीन जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो होंगे चेयरमैन, और दूसरा कि ये 6 मेंबर बॉडी है। तो स्टेटमेंट 2 गलत और 3 इज ऑल्सो गलत, मतलब 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मतलब सिंपल सी बात है, पॉलिसी रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जो मैं आपको बहुत देर से बता रहा था, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अबाउट, बट फिर से अभी थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में जाएंगे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। देखो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मतलब ये कि मान लीजिए आज पॉलिसी रेट है आरबीआई का 6%, मान लीजिए ऐसा। कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब पॉलिसी रेट होगा 4%। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर रेट घटा है एमपीसी के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा, आप अभी के लिए मान लो कि आरबीआई ने अगर अपना इंटरेस्ट रेट घटा दिया है, सिंपल सी बात यह है कि बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट घटा देना चाहिए, लेकिन बैंक्स नहीं घटाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो आरबीआई जिस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी चाहता था वैसे बैंक्स नहीं बना रहे हैं, तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मतलब समझ गए ना, मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिट करना इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, यहाँ पर ये वही लिखा हो, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स are passed on, that means that means repo rates are passed on through financial system to influence the business and household, ठीक है। policy rate change by RBI are not reflected in case of bank rate of bank regularly increase in shown on not increase, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये जो आरबीआई के जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं, ठीक है, मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी वो नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सिंपल से यही लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े शब्दों में वो कॉपी कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है कि नीचे तक जाए, लेकिन बैंक्स को फॉलो करने नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है। अगर बैंक फॉलो करेंगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव मॉनेटरी ट्रांसमिशन, ठीक है, पॉजिटिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में नेगेटिव देखा जाता है, उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है राइजिंग एनपीएस, ठीक है। राइजिंग एनपीए, देखो क्या फ़ायदा है इसका, देखो कि अब मान लो कि जो बैंक्स हैं उन्होंने माल्या साहब को लोन दिया था 10,000 करोड़ का, अब बैंक्स लौट गए हैं कि माल्या साहब भाग गए हैं, और सबको पता है माल्या साहब वापस नहीं आने वाला है, कोई नहीं ला पाएगा उनको, ठीक है। चलो ओके, अब ला भी सकते हैं यार, मतलब इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि आज तक कोई भी भाग पैसा जो लेके गया वापस नहीं आए, ना ही वो दैट मीन्स नीरव मोदी आए हैं, और इवन एक और बंदा था ना आईपीएल वाला 2008 में, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी समथिंग उनका भी कुछ ऐसे ही नाम था। तो नो इशू, देख लेना बाद में वो क्या नाम था उसका। सो सिंपल सी बात यह है कि बैंक का जो पैसा है 10,000 रुपये डूब गया, 10,000 करोड़ डूब गया है। लेकिन अब ये जो पैसे थे किसके थे, किसके थे भाई पैसे, ये जनता के पैसे थे, तो जनता को तो वापस चाहिए। तो मतलब बैंक अपने प्रॉफिट से अब ये पैसा देंगे वापस, किनको, जनता को। इसको प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग, इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग, जो कि मैं आपको बैंकिंग में पढ़ाऊंगा, मतलब अगले लेक्चर से चालू होगा बैंकिंग, तो वहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो जनता को वैसे वापस चाहिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर बैंक का जो प्रॉफिट था वो तो जनता के पास चला गया। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है एमपीसी में, तो 2% का फ़ायदा हो रहा है ना, तो बैंक सोचते हैं कि भाई हमारा तो वैसे यहाँ पर लॉस हो गया है, तो जो प्रॉफिट गया है उसको यहाँ से मिला लेते हैं, मतलब नीचे जो कस्टमर उनको पैसा वापस नहीं करेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, और जो भी फ़ायदा आरबीआई से हो रहा है वो हम अपने पास रख लेंगे, तो हमारा ये जो 10,000 करोड़ गया वो पूरा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मतलब मेन रीज़न यही है जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, मतलब नेगेटिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है, बैंक्स नीड टू बोरो not to borrow much from the RBI, Indian economy bank is that means Indian economy is bank dominated। देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पैसा सबसे पहली बात इन्वेस्ट करना होता है तो आप कहाँ पर जाते हो, बैंक के पास, भले वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में आपको कम इंटरेस्ट रेट मिले, बिकॉज आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट में भरोसा नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड में भरोसा नहीं है, बिकॉज वो मार्केट के अधीन आता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब मैक्सिमम जो पैसा है इंडियन इकोनॉमी का बैंक में जाके जमा होता है, तो बैंक को वही ज़रूरत ही नहीं पड़ती है पैसों की, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो क्या होता है। देखो अब आपके सामने है, मान लो कि 100 रुपये, ठीक है, ये बैंक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। मतलब मान लो ए ने, मान लो मैंने, ठीक है, कमलेश वर्मा ने ये डिपॉजिट किए थे 100 रुपये। अब मान लो आपका नाम है अभिनव,
ठीक है। अब आपको ये पैसे लोन में चाहिए, ठीक है। मान लो 80 रुपये आपको लोन में चाहिए, मान लो 100 रुपये आपको लोन में चाहिए, ठीक है। मान लो नहीं, 2 लोग रख लेते हैं, अभिनव रख लेते हैं और राकेश रख लेते हैं, ठीक है। राकेश, अभिनव को चाहिए 60 रुपये लोन में और राकेश को चाहिए 40 रुपये लोन में। तो मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो पैसा मुझसे लिया वो इनको लोन में दे दिया। अब ये लोग कुछ टाइम बाद इसको वापस करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम बाद इसको वापस करेंगे, मतलब बैंक को अभिनव और ये राकेश पैसे वापस करेंगे और मैं अपना पैसा लेके चला जाऊँगा। और इनको इंटरेस्ट रेट दिया था 6%, और मुझे दिया गया था 2%, मतलब जो 4% फ़ायदा हुआ वो बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है। अब बताओ, अगर बैंक के पास अब कोई एक्स्ट्रा लोन लेने ही नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो लेने भी आ रहा है तो बैंक के पास फिर भी मान लो कि आप कह सकते हो 1000 रुपये का एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, और मान लो और भी लोग पैसे लेने आ गए, बट फिर भी बैंक के पास 100 रुपये बचा हुआ है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि बैंक आरबीआई से बोरो नहीं कर रहा है, ठीक है। बैंक जो है वो आरबीआई से बोरो नहीं कर रहा है, बैंक इज़ नॉट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। इसका मतलब ये है कि आरबीआई के पैसों की ज़रूरत ही नहीं, तो उसके इंटरेस्ट रेट से कुछ लेना देना भी नहीं है। अब आरबीआई अपना इंटरेस्ट 10% कर दे, 1% कर दे, 0% कर दे, 100% कर दे, नथिंग विल मैटर बिकॉज बैंक डोंट नीड मनी, ठीक है। जो जितना भी इंडियन इकोनॉमी का पैसा है, लोगों का पैसा है, वो बैंक के पास ही रहता है। और यूजुअली बैंक आरबीआई से इतना ज़्यादा बोरो नहीं करते हैं, बहुत ही कम बोरो करते हैं। जब बहुत कम बोरो करते हैं, सिर्फ अब मान लो कि जैसे मान लो कि 100 रुपये बचा था, ठीक है, मान लो 100 रुपये कोई और ले गया। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि कमलेश आया, उसने बोला कि भाई मुझे 10 रुपये चाहिए। अब यहाँ पर बैंक के पास पैसा नहीं है, अब ये लोग बैंक आरबीआई से पैसा लेंगे, भाई हमें 10 रुपये चाहिए। अब यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि भैया हमारा पॉलिसी रेट 4% का है, तो बोला ओके नो इशू, वी विल गिव यू, और यहाँ पर मुझे 6% पे लोग दे देंगे, ठीक है। ओके 6% पे ये लोग मुझे दे देंगे, तो यहाँ पर मुझे 6% में मिल गया। तो अब यहाँ पर आरबीआई के रेट का इंटरेस्ट पड़ा ना। अगर मान लो यही पैसा बांटते, अगर ये लोग सिर्फ आरबीआई से पैसा लेके बांटते, मतलब 10 रुपये दिया, अब फिर 100 रुपये किसी और को देंगे, अभी 50 रुपये किसी और को देंगे, ठीक है, 100 रुपये किसी और को देंगे फिर से। तो अब ये जो आरबीआई से पैसे लेंगे, इन पैसों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इनका जो ये जो पैसा आ रहा है आरबीआई की तरफ से आ रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा था ऑलरेडी जो कस्टमर ने दिया था, इसके पर आरबीआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आरबीआई का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। तो बैंक यहाँ पर अपना डिसीजन ले रहा है, बिकॉज बैंक के पास ऑलरेडी बहुत पैसा आ चुका है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी इज बैंक डोमिनेटेड, मतलब आरबीआई के पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट। अब अगले लेक्चर से चालू होगा क्या, दैट मीन्स अगले लेक्चर से क्या चालू होगा भाई, हमारा बैंकिंग चालू होगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।